हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, बेसिकली श्वसन की क्रिया होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों? तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स। एक ऐसी रिएक्शन कि जिसमें जो हीट होती है या एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, राइट, निकलती है। तो क्यों उसको बोला गया, चलिए देखते हैं और समझते हैं। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम कंसीडर करते हैं रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है, जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। अब ये कैसे होता है? आप स्टूडेंट्स जैसे भी कुछ खाते हैं, ओके, जो भी आप खा रहे हैं उसमें डेफिनेट सी बात है ग्लूकोज तो होता ही है। तो जो भी आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज यानी कि वो खाना जो खाए हैं वो पचेगा कैसे? जब आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तब जाकर के वो ग्लूकोज पचता है। तो ग्लूकोज का पचना, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उस खाने को ऑक्सीजन मिल रही है। क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो बेसिकली हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। तो वही लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप सोचिए, जब आप खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो आप एक फील करते हो, जब आपको भूख लगती होगी तो आपको वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है। लेकिन जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो आपको लगती है आपके अंदर एक एनर्जी आ गई है, एक मतलब काम करने के लिए ताकत आ गई है, या सिंपली बोल सकते हैं कि ताकत आ गई है। ओके, तो ये जो आपको एनर्जी मिली वो कहाँ से मिली? आपने खाना खाया, उस खाने का ऑक्सीडेशन हुआ, तब जाकर के एनर्जी रिलीज हुई, जो कि आपकी बॉडी को मिली। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती नहीं और आप वैसे के वैसे ही लूज रहते, वीक रहते। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, हमको इन द सेंस हमारी बॉडी को। तो इसी प्रोसेस को रिएक्शन में दिखाया गया है। जो हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज है, राइट। तो ग्लूकोज को लिखते हैं C6H12O6। वैसे तो स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि C6H12O6 को हम ग्लूकोज बोलते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आप सिंपली इसको लर्न कर लेंगे कि C6H12O6 एक ग्लूकोज है। अब क्योंकि हमको उसका ऑक्सीडेशन करना है तो बेसिकली हमको ऑक्सीजन गैस देनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता है O2। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस लग रही है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो 6 मॉलिक्यूल्स, 6 ऑक्सीजन गैस लग रही है। ओके, तो जब ये रिएक्शन होगी तो आप सोचिए, जब आपने खाना खाए, आपने फिर गैस भी लिए। ओके, आपने खाना खाए और आपने ऑक्सीजन गैस यानी कि रेस्पिरेशन किए, अंदर बॉडी में गई। उसके बाद क्या होता है, बॉडी से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप छोड़ते हो। तो आपको मिल क्या रहा है? वहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और आपकी बॉडी में जो है वाटर भी बचता है। ओके, जो बाद में यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो वाटर जनरेट होता है, प्लस आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हम कंसिडर करते हैं रेस्पिरेशन को एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसमें बोला गया है डिफाइन रेंसिडिटी। तो जो वर्ड है रेंसिडिटी, ठीक है, तो रेंसिडिटी को हमको डिफाइन करना है, समझाना है कि रेंसिडिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। कोई खाने की चीज एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं और कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद जब उसको ओपन करते हैं तो अलग सी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। और जब कोई खाना खराब हो जाता है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं बासी खाना। तो जो बासी चीज होती है वही होता है रेंसिडिटी। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। तो जो हमारे खाने में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तो जब ये फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो उस समय क्या होता है, जो टेस्ट और स्मेल होती है उस खाने की, वो चेंज हो जाती है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। हेंस सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स।
तो इसलिए स्टूडेंट्स अगर हमारे खाने में जो फैट्स एंड ऑयल्स है और अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से खराब नहीं हो तो हम ऐसी चीज डालते हैं जो कि उसको खराब होने से रोके और उस सब्सटेंस को, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो अगर हम हमारे खाने को एक ऐसे बर्तन में बंद करके रख रहे हैं जो एयर टाइट है, उसमें हवा नहीं जा सकती, ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो वो खाना जो है धीरे धीरे खराब होता है, यानी कि उसको बोल सकते हैं कि वो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस खाने का वो स्लो डाउन हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। सो चेंज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर ऑन कीपिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेंसिडिटी। तो जब हम बटर को स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं तो उस समय जो उसका टेस्ट और जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, यही रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी क्या, इज यानी कि है, कॉमन नेम यानी कि आम भाषा में उसका क्या नाम है, किसका, एक कंपाउंड है, एक चीज है CaOCl2। जनरली इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी का और एक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड के हिसाब से बताऊं तो Ca यानी कि कैल्शियम, O यानी कि ऑक्सी और Cl2 यानी कि क्लोराइड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है, यानी कि लोग इसको कॉमनली क्या बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो आंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका यूज जो है वो ब्लीच करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कलरिंग किया जाता है हेयर्स की। ठीक है, तो आपको बस ये याद करना है कि CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का, और इसमें बोला गया है Why does dry HCl, that is hydrochloric acid gas, not change the color of dry litmus paper? ओके, क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स कि जब कोई एसिड होता है तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, पर यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो ड्राई HCl, सूखी HCl गैस है, वो कलर चेंज नहीं कर पाती है एक ड्राई लिटमस पेपर का। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। The separation of hydrogen ions from HCl molecules cannot occurs in the absence of water। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने डिफरेंस में देखी थी स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उसको वाटर में डिसॉल्व करने पर ही उसमें जो HCl में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो सेपरेट होते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे जो HCl गैस है वो ड्राई है, ड्राई इट मीन्स वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं है। जब वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं हो रही है तो वो H+ आयन नहीं देगी। जब वो H+ आयन नहीं देगी तो एज अ एसिड काम नहीं करेगी। जब वो एसिड के जैसे काम नहीं करेगी तो वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज कैसे करेगी? गेटिंग माई पॉइंट? तो वही लिखा है कि द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑक्योर्स। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो अब्सेंस है, नहीं है। हैंस इसलिए ड्राई HCl हैज़ नो हाइड्रोजन आयंस। तो इसलिए जो HCl गैस जो है उसके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं है। Therefore, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because it has no hydrogen ions in it। तो इसलिए HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयंस ही नहीं है। और हाइड्रोजन आयंस नहीं है तो वो किसी भी तरीके से उसका कलर चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है हाइड्रोजन आयन के पास। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वाई मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। तो इसका मतलब है वाई यानी कि क्यों जो मेटल्स होती हैं वो कोरोड यानी कि जंग उनमें, नॉट यानी कि नहीं लगता है इजीली, यानी कि क्यों ऐसा जो मेटल्स होता है उनमें इजीली जंग नहीं लगता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसके आंसर में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, विच नहीं आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। ठीक है, कि मेटल्स में इजीली जंग नहीं लगता है क्यों, तो आंसर में यही बोला गया है जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। देखिए कोई भी चीज़ पे जंग कब लगता है, जैसे हम सभी को पता है कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, उस पर सबसे ज़्यादा जंग लगती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में जो एयर होती है, हवा होती है, और जो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी होती है, उनसे वो रिएक्शन करके
जंग बना लेता है, कोरोड हो जाता है। लेकिन जनरली जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर हो गया यानी कि चांदी, गोल्ड हो गया यानी कि सोना हो गया, ये जो है वो कोरोड नहीं होते हैं, जंग नहीं लगता है इस पे इजीली, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेटल्स इसलिए ही कोरोड नहीं होती है इजीली क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, रिएक्शन करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं करते, इसलिए ही इनमें जंग भी नहीं लगता है इजीली। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के और में बोला गया है नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। तो ऐसी कौन सी दो मेटल है जो कि नेचर में फ्री स्टेट में हमको मिलती है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी मेटल्स है ऐसे तो, लेकिन अगर दो एग्जांपल बताने, ऐसी दो मेटल के नाम बताने, तो वो है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ऐसी मेटल हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में हमको मिलती है। ओके, दीज मेटल्स आर एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इट मीन्स ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक्चुअली रिएक्शन नहीं करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इन पे जंग भी नहीं लगता है। तो ये मेटल बहुत स्पेसिफिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपके पास डिटर्जेंट है तो क्या आप चेक करके बता सकते हैं क्या कि वो पानी हार्ड है या नहीं है। एक्चुअली वाटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर एंड दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। लेकिन इन दोनों ही वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चलिए समझते हैं कि डिटर्जेंट जो है एग्जैक्टली वो लेदर देता है। लेदर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? झाग। जैसे हम निरमा का पानी बनाते हैं तो क्या होता है? झाग बनती है। तो डिटर्जेंट जो है वो लेदर यानी कि झाग देता है। कब? जब आप उसको हार्ड वाटर के साथ मिलाओ या फिर सॉफ्ट वाटर, दोनों के साथ किसी से भी मिलाओ, वो हमेशा आपको लेदर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं साबुन की, सोप की, तो सोप जो है वो लेदर तब देता है अगर हम उसको सॉफ्ट वाटर के साथ मिलाते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से साबुन जो है सिर्फ रिएक्शन करता है, लेदर देता है सॉफ्ट वाटर के केस में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप बताइए डिटर्जेंट का अगर यूज करेंगे तो क्या हम जज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट वाटर के साथ भी वैसी रिएक्शन करता है जैसे कि हार्ड वाटर के साथ करता है, राइट। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम चेक कर पाएंगे कि पानी जो है, जो वाटर है, वो हार्ड है या नहीं है बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। लेकिन अगर एग्जाम में स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आ जाए कि अगर सोप अगर हमारे पास है, डिटर्जेंट के बदले सोप है, तो क्या उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? तो यस, क्योंकि सोप जो है सिर्फ रिएक्शन करता है सॉफ्ट वाटर के साथ। तो अगर सोप होगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो वाटर है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर हार्ड वाटर होगा तो वो लेदर नहीं देगा, तो हम पहचान जाएंगे कि वो हार्ड वाटर है। लेकिन अगर जो हमको वाटर दिया गया है वो सॉफ्ट वाटर है तो हमको सिंपली लेदर मिल जाएगी इन द केस ऑफ सोप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के और में बोला गया है व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल, राइट। तो इसका मतलब है व्हाट यानी क्या, इज यानी कि है, डीनेचर्ड एल्कोहल ये एक एल्कोहल का टाइप है। तो डीनेचर्ड एल्कोहल क्या है, राइट करना यानी कि लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पर आंसर में बोला गया है इथाइल एल्कोहल जो होता है वो जनरली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे कि जो एल्कोहलिक ड्रिंक होता है, बियर हो गया, वाइन हो गया, इन सब में जो है वो इथाइल एल्कोहल होता है, तो वो ड्रिंकेबल होता है। लेकिन इस इथाइल एल्कोहल में अगर हम ऐड कर ले, मिला लेंगे मिथाइल एल्कोहल को और कॉपर सल्फेट को, ठीक है, यानी कि इथाइल एल्कोहल में जैसे ही हम मिथाइल एल्कोहल और कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉइजन हो जाएगा, यानी कि एक जहरीली चीज बन जाएगी, जिससे कि ये पीने के लायक नहीं रह जाएगा क्योंकि अब ये जहरीला हो चुका है। तो वही चीज यहाँ बोला गया है कि जब इथाइल एल्कोहल में हम मिथाइल एल्कोहल और कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो एक जहरीली चीज बन जाती है जो कि इसको प्रिवेंट करता है, रोकता है पीने के लिए, क्योंकि अब ये जहर बन गया है, जो इसको पिएगा सो मर जाएगा। तो ये जो मिक्स्ड एल्कोहल है, ठीक है, मिक्स एल्कोहल क्या, इसमें इथाइल एल्कोहल मिलाए हैं, मिथाइल एल्कोहल मिलाए हैं और कॉपर सल्फेट मिलाए हैं, तो ये एक मिक्सचर बन गया है। तो ये जो मिक्स्ड एल्कोहल है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फूड के डाइजेशन में
सलाइवा का रोल यानी कि सलाइवा का क्या काम रहता है। तो आज के इस वीडियो में यही कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली जो ये सलाइवा है वो मॉइस्चन करता है फूड को। तो यहाँ पे जो मॉइस्चन वर्ड है इसका मतलब स्टूडेंट्स गीला करना होता है। तो ये जो सलाइवा है जो कि आपके जीभ से थूक निकलती है, टंग से जो एक लिक्विड निकलता है, ओके, तो ये जो सलाइवा है वो गीला करता है फूड को ताकि जो ये फूड है वो इजीली स्वेलोइंग हो जाए। स्वेलोइंग का मतलब होता है कि वो इजीली निगलने में हमको आसानी हो, ओके। तो सलाइवा जो है वो खाने को गीला कर देता है ताकि उसको निगलना आसान हो जाए। इसके अलावा ये जो सलाइवा होता है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ओके, एंड ये जो ग्लैंड होते हैं वो जनरली एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं, एंजाइम को निकालते हैं। तो ये जो सलाइवा है इस सलाइवा में एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, ओके। एंड ये जो सलाइवरी एमाइलेज है जनरली हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, कन्वर्ट करता है शुगर के अंदर, ओके स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यही सा सिंपल सा यूज है सलाइवा का हमारे फूड के डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, और इसमें बोला गया है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में डबल सर्कुलेशन क्या होता है समझाइए, एंड ये डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में जब कोई भी एक सिंगल साइकिल चलती है, सिंगल साइकिल इन द सेंस बॉडी जो भी चीज़ें एक्शन परफॉर्म करती हैं एक बार, ओके, तो यानी कि एक सिंगल साइकिल के दौरान जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार जाता है, ओके। यानी कि एक हार्ट है तो उसकी एक साइकिल में जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करता है, ओके। एंड इसी वजह से इस कंसेप्ट को बोला गया डबल सर्कुलेशन, ओके। एंड डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है। तो रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में 2 बार सेपरेट ब्लड जो है वो इस हार्ट में एंटर करता है, ओके। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है, ओके, डिसॉल्व होती है। एंड दूसरे बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो एंटर करती है, ओके। तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होता है, ओके। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, इंसान के अंदर, वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा सही तरीके से हेल्प कर सके और बॉडी के टेम्परेचर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके, एक जैसा रख सके, इसलिए डबल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो दोनों चीज़ें क्लियर है कि डबल सर्कुलेशन क्या है, हार्ट में 2 बार ब्लड का एंटर कराना, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एंड इसलिए जरूरी है ताकि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की फंक्शनिंग, एफिशिएंसी, सब चीज़ें बराबर काम कर सके एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम सेपरेट रख सके, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी क्या, आर यानी कि है, प्लांट हार्मोन्स यानी कि देखिए जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें एक लिक्विड जनरेट होता है, एक नहीं ऐसे बहुत सारे लिक्विड जनरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो आंसर में बोला गया है जो केमिकल है, केमिकल क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस यानी कि जो लिक्विड जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, जो बनता है प्लांट्स के अंदर, जो कि कंट्रोल करता है, किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को, यानी कि प्लांट कितना ग्रो करेगा, डेवलपमेंट यानी कि नए नए प्लांट्स में जो नई नई पत्तियां आती है, नए नए फ्रूट्स लगते हैं, नए नए फ्लावर लगते हैं, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्स किस टाइप का, यानी कि देखिए ग्रेविटी के लिए अलग रिस्पॉन्स दिखाते हैं प्लांट, किसी भी प्लांट पे जैसे फ्रूट लगता है वो नीचे की तरफ झुकता है, ठीक है। देन लाइट के लिए रिस्पॉन्स दिखाते हैं, कुछ वाटर के लिए रिस्पॉन्स दिखाते हैं, कुछ प्लांट छूने पे मुरझा जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग रिस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट्स। तो वही बोला गया है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस यानी कि लिक्विड्स जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और वो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को,
डेवलपमेंट को और रिस्पॉन्सेस को प्लांट्स में, इसी को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो यही मैंने बताया था कि प्लांट्स में बहुत सारे लिक्विड्स जनरेट होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस हम जिसको बोलते हैं, और उसी को ही हम प्लांट हार्मोन बोलते हैं क्योंकि वो उस प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। तो कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम दिए जैसे कि ऑक्सिन्स हो गया, गिब्बरलिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, प्लांट हार्मोन्स है जो कि प्लांट्स में जनरेट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 के और में बोला गया है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी क्या, इज यानी कि है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो आंसर में बोला गया है रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे एक्शन जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो कि हमारी इच्छा से नहीं होता है, जैसे कि दिल का धड़कना, पलकों का झपकना, सांस का लेना, खाने का पचना, ये खुद ही होता है। तो ऐसे एक्शन को बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री एक्शन, जो खुद ही होते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये इंस्टेंटेनियस मूवमेंट होते हैं। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का मतलब ऐसे मूवमेंट, ऐसी हलचल जो कि एकदम से होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से होती है, झटके से होती है, तुरंत हो जाती है। तो कुल मिलाकर के रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इन्वॉलेंट्री यानी खुद ही होते हैं और अचानक से यानी कि एकदम झटके से मूवमेंट्स होते हैं, हलचल होती है। अब बात आती है कि ये क्यों होते हैं, तो ये स्टिम्युलस की वजह से होते हैं। अब स्टिम्युलस क्या होता है, हर वो चीज़ जिसके कारण कुछ एक्शन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हाथ है, आपके हाथ में किसी ने सुई चुभा दिया तो आपने एकदम से हाथ वहाँ से हटा देते हैं। तो जो सुई है इस समय वो है स्टिम्युलस, जिसकी वजह से आपने एक्शन किए, हाथ हटाए। वहीं पे किसी ने एकदम तेज टॉर्च की लाइट आपके आंख में डाली तो आपने एकदम से आंख बंद कर दिए या चेहरा हटा दिए। तो यहाँ पे जो तेज लाइट है वो स्टिम्युलस है, जिसकी वजह से आपने एक्शन या रिएक्शन दिए कि वहाँ से अपना फेस हटा दिए या फिर आंखें बंद कर लिए। ठीक है, तो इन स्टिम्युलस के वजह से एकदम से रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, रिएक्शन देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो कुल मिलाकर के यही है रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, कि जब कोई इन्वॉलेंट्री, खुद ही या अचानक से झटके से मूवमेंट होता है स्टिम्युलस की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बोला गया है जो ये रिफ्लेक्स है जो ये अचानक से मूवमेंट होती है, झटके से या एकदम से कुछ कर देते हैं, आप रिएक्शन दे देते हैं, तो ये कॉज्ड किस कारण से होती है, तो कॉज्ड बाय यानी किस कारण से होती है, दैट इज न्यूरल पाथवेज। ठीक है, न्यूरल पाथवेज की वजह से। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल्स से मिलकर के पूरी बॉडी बनती है। उन सेल्स में एक स्पेशल सेल्स होती है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। तो ये जो न्यूरॉन सेल है एक्चुअली पूरे बॉडी में तो फैले हुए होते ही हैं और ये ब्रेन से भी कनेक्टेड होते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूरल पाथवे का मतलब क्या है कि जो ये न्यूरॉन सिस्टम्स है, न्यूरॉन सेल्स है जो कि पूरे बॉडी में और ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल वायरिंग टाइप होती है। पूरा वायरिंग सिस्टम हमारे बॉडी में फैला हुआ है। तो न्यूरल यानी कि वही न्यूरॉन्स का पाथवे यानी कि पूरा रास्ता बना हुआ है, पूरा जाला बना हुआ है, पूरा नेटवर्क हमारे बॉडी में फैला हुआ है। और इस पूरे नेटवर्क को, न्यूरल पाथवे को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्स आर्क्स या न्यूरल पाथवेज क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में किसने सुई चुभाई, तो उस हाथ में जो न्यूरॉन सेल्स है, जो रिफ्लेक्स आर्क्स है बेसिकली, ये क्या करती है, ये ब्रेन तक के सिग्नल भेजने का वेट नहीं करती है। इन जनरल क्या होता है, जब भी कुछ काम होता है हमारे बॉडी में, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसके सिग्नल्स, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इम्पल्स, तो जो सिग्नल्स है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही जाते हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन सोचता है कि अब क्या रिएक्शन देना है, फिर वो उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन इतनी देर में अगर कोई आपको सुई चुभा रहा है तो आपको पेन होगा, तो आपको तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क्स क्या करता है कि ब्रेन तक, कि इसके पहले ब्रेन तक के सिग्नल्स यानी कि इम्पल्स जाएं, उसके पहले ये उस बॉडी ऑर्गन को यानी कि हाथ को ये ऑर्डर कर देता है कि वहाँ से हाथ हटाओ, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, आपको पेन हो रहा है, आपको चोट लग रही है। तो हम एकदम से झटके से वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। वही आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो जो रिफ्लेक्स आर्क्स है वो काम क्या करता है, एक्ट क्या करता है कि एक इम्पल्स भेज देता है, सिग्नल भेज देता है उस बॉडी ऑर्गन को कि वहाँ से हाथ हटा दो, इससे पहले कि, बिफोर यानी पहले, इससे पहले कि वो सिग्नल
पहुंचे ब्रेन तक, यानी वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही वहां से हाथ हटवा देता है। कौन? रिफ्लेक्स एक्ट। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अगर मैं इन समरी आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये खुद ही होने वाली और तुरंत या झटके से होने वाला एक मूवमेंट है जो कि स्टिमुलस की वजह से हम रिस्पॉन्स देते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होती है, किस कारण से होती है कि जो न्यूरल पाथवेज हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स, ये एक इम्पल्स यानी कि सिग्नल देने का काम करती है। इसके पहले कि वो सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुंचे तो पहले ही वो ऑर्गन को, बॉडी पार्ट को बोलता है वहाँ से हाथ हटा दो, या जो भी ऑर्गन को चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है, वहाँ से हट जाओ, आपको तकलीफ हो रही है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है राइट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है राइट यानी कि आपको लिखना है, डेफिनेशन यानी परिभाषा बताना है किस चीज़ की? टिश्यू कल्चर की। यानी टिश्यू कल्चर की आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा यहाँ पे लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो यहाँ पे आंसर में बोला गया है जो टिश्यू कल्चर होता है ये एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है। आर्टिफिशियल मीडियम जो है वो क्यों बनाया जाता है? अच्छा पहले समझते हैं आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है, जो कि नेचुरल नहीं होता है, भगवान के द्वारा या खुद ही बना हुआ सिस्टम नहीं होता है। इसमें आर्टिफिशियल यानी कि इंसान मिलकर के बनाते हैं। तो ऐसा एक मीडियम बनाते हैं जहाँ पर किसी भी सेल या टिश्यूज़ की ग्रोथ की जाती है, यानी कि सेल्स या टिश्यू वहाँ पे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। अब बात आती है कि सेल्स क्या होते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि इंसान की बॉडी हो, चाहे किसी प्लांट की बॉडी हो या किसी जानवर की बॉडी हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म जिनमें जान होती है, तो उनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। होता क्या है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर के पूरा बॉडी का ऑर्गन बनता है। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स बनते हैं और फिर पूरी बॉडी बनती है। तो अब यहाँ पे आप किसी भी प्लांट सेल को ले लो या एनिमल की सेल को ले लो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब सेल या टिश्यू को लेकर के हम उसको इस आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं। तो आर्टिफिशियल मीडियम को अगर मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो ये जो आर्टिफिशियल मीडियम होता है ये एक तरह का लिक्विड होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीज़ें चाहिए होती है ऑर्गेनिज्म को, वो सारी चीज़ें इस आर्टिफिशियल मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस छोटे से सेल्स या टिश्यूज़ या उस ऑर्गन बॉडी के एक छोटे से हिस्से को इस आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं तो वो ग्रो करते आता है, बड़ा होते आता है और एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट, नया बॉडी पार्ट बन जाता है। और इसमें इन सेल्स या टिश्यूज को ग्रो करने के लिए उनके पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। आप उनके सेपरेट यानी कि उनके अलग ही एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि मान लेते हैं किसी भी एक प्लांट की अगर हम रूट ले रहे हैं, जड़ ले रहे हैं या फिर लीफ ले रहे हैं, यानी कि पत्ती ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम मानते हैं लीफ ले रहे हैं, पत्ती ले रहे हैं या फिर रूट ले रहे हैं, उसको उठा करके इस आर्टिफिशियल मीडियम में रख दें तो ये जो पत्ती है या फिर जो रूट है ये बड़ा होकर के एक नया प्लांट बना देगा, वो भी बिना उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, यानी उसके मेन प्लांट वहाँ पे नहीं था फिर भी वो उग गया। तो इस मोड को यानी कि इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो अगर मैं इन सिंपल टर्म्स एक बार फिर से समझाना चाहूँ आपको, तो ये जो टिश्यू कल्चर है ये एक साइंटिफिक टेक्निक है या साइंटिफिक तरीका है जो कि साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है, जिसमें किसी भी सेल या फिर टिश्यूज को एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया जाता है, उसमें उसकी ग्रोथ होती है, वो भी बिना पेरेंट ऑर्गेनिज्म के, उसके बिना, उसके सेपरेट होकर के भी वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इस मोड को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 के और में बोला गया है व्हाट इज द क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी क्या, इज यानी है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, या इसी को हम बोलते हैं एलोगेमी, यानी कि एलोगेमी क्या है। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आए आपको आंसर सेम लिखना है, क्रॉस पॉलिनेशन हो चाहे एलोगेमी हो। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले कि हम देखें क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं ये एक फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर है। इस फ्लावर में बेसिकली 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं बना के दिखाऊँ तो इस तरीके से कुछ है। ठीक है, इस टाइप से डंठल बनी हुई है एंड ये बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इस टाइप से बना सकते हैं आप, ये हो गया एंड देन इसको इस टाइप से बना देते हैं।
तो ये क्या है, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये इसको नाम क्या दिया गया है, इसको बोला गया एंथर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं एंथर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बीज टाइप का, ग्रेन टाइप का, अनाज टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं किसके अंदर, इन एंथर के अंदर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इसी फ्लावर के अंदर आपको ये बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर भी मेल भी होता है, फ्लावर के अंदर ही फीमेल भी होता है, मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों होते हैं, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में होता क्या है कि इस एंथर के अंदर, ठीक है, इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और जो मैंने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इस हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इस एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ करके किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से, या हवा तूफान में, या बारिश की वजह से, या तितली आ गई, वो यहाँ पे बैठी पहले, फिर यहाँ से इधर चली गई, तो कैसे भी करके जा सकते हैं। तो इस एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जब उसी प्लांट के, उसी पौधे में जो दूसरा फूल होता है, या फिर किसी दूसरे प्लांट का वो फूल होता है, तो उसके अगर स्टिग्मा पे, देखिए समझिए इस चीज़ को, इस एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है अगर वो उड़ करके या किसी भी तरीके से दूसरे फ्लावर के, दूसरे फूल के स्टिग्मा पे चला जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। बस इतना ही है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अभी जो दूसरा फ्लावर है ना, ये हो सकता है कि उसी प्लांट में हो सकता है कि किसी दूसरे प्लांट में, दूसरे पौधे में हो। अब ये भी हो सकता है कि जो दूसरा फ्लावर है ये बिल्कुल इस फ्लावर के जैसे ही हो, सेम वही हो, या उसी की जातियों में से, स्पेसीज में से कोई एक हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हम बोले तो यही बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है एक फूल से दूसरे फूल में चले जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर आंसर में बोला गया है, तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये एक प्रोसेस है, एक विधि है, मेथड है, जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से। देखिए वही लिखा है, एंथर से ट्रांसफर होते हैं। अभी एंथर किसका है, एक फ्लावर है, एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, कहाँ होते हैं, अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के, दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है। अभी जो दूसरा फ्लावर है वो या तो सेम प्लांट का होगा या फिर डिफरेंट प्लांट का होगा, ठीक है। और या तो वो सेम टाइप का होगा या फिर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि उसी से बहुत क्लोज रिलेशन वाला कोई फ्लावर होगा, उसकी जाति का ही होगा, उसके आसपास की जाति का ही होगा। तब अगर ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। समझ में आ गया। एक और बार बताऊं, देखिए अगर एक फ्लावर के एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब बता रहा है जो ये अनदर फ्लावर है, जो दूसरा फ्लावर है, या तो वो सेम प्लांट का होगा या फिर अलग प्लांट का होगा। उनकी जातियाँ, स्पेसीज क्या क्या होगी, या तो सेम जातियाँ होंगी या फिर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि उनका आपस में संबंध बहुत गहरा होगा। तब अगर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 में बोला गया है डिफाइन द मैग्निफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है डिफाइन करना है, यानी कि आपको डेफिनेशन बताना है किसकी, मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन क्या है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है
उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m सिंबल से। ओके, तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए इस मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स कि अपॉन को हम बोलते हैं रेशियो, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है स्फेरिकल मिरर्स का वो रेशियो है। किस किस का रेशियो है? ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि इमेज की हाइट को h डैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और हाइट ऑफ को स्मॉल h से लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13 के और में बोला गया है डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। तो इस क्वेश्चन का मतलब है डिफाइन करना है आपको, यानी कि डेफिनेशन बताना है किसकी? पावर ऑफ लेंस की। लेंस का पावर क्या होता है इसकी आपको डेफिनेशन बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स किसी भी लेंस का पावर कितना है, यानी कि कितना पावरफुल वो लेंस है, उसी को डिफाइन करता है ये टॉपिक पावर ऑफ लेंस। तो अगर मैं इसके लिए डेफिनेशन को स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इसकी डेफिनेशन है वो इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये जो मीटर है स्टूडेंट्स इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये फोकल लेंथ आप मीटर में काउंट नहीं करेंगे तब तक कि आपको उस लेंस का रियल पावर पता चलने वाला नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तब जाकर के आपको पावर ऑफ लेंस मिलने वाला है। तो इस तरीके से फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल f, यानी कि 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये था फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ लेंस। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो अपॉन में है, और इस तरीके से जब कोई अपॉन में होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब फोकल लेंथ जो है वो मीटर में है तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है जो कि मीटर में है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, 1 अपॉन कर दें यानी कि, तो वो हो जाएगा बेसिकली पावर ऑफ लेंस। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर हो गई, फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो बेसिकली जो पावर ऑफ लेंस है उसकी एसआई यूनिट होती है डायऑप्टर, एंड इसको कैपिटल डी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो हमारी आई होती है, आंख होती है, उसके पावर ऑफ एकोमोडेशन से आपका क्या मतलब है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे आंख में एक लेंस लगा होता है जिसको हम आई लेंस बोलते हैं। तो ये जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटी होती है। और ये आई लेंस इसलिए एडजस्ट करता है अपनी फोकल लेंथ को ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो चीज है, चाहे वो दूर रखी हो चाहे वो पास में रखी हो, तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज यानी कि जो किरणें आंख में आती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्लियरली साफ साफ दिखाई दे। और ये जो रेज है जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है ये फोकस से होते हुए जाएगी, तभी जाकर के उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगी, और रेटिना पे जब इमेज बनेगी तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो हमारे आंख के अंदर जो आई लेंस होता है जो कि अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे, इसी को बोला गया है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 के और में बोला गया है व्हाई इज द नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो नॉर्मल आईज होती है, जो नॉर्मल आंखें होती है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में रखी हुई चीजों को साफ साफ क्लियरली नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों? तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स की नॉर्मल आईज जो होती है वो 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीजें या फिर उससे ज्यादा दूर रखी हुई चीजों को साफ साफ देख पाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में रखी हुई चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो नॉर्मल आईज होती है
वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाता है क्लियरली, साफ साफ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों में सीलियरी मसल्स होती है। ये हमने आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियोस में कि हमारे आंख में मसल्स होती है जिसका नाम होता है सीलियरी मसल्स। तो ये जो सीलियरी मसल्स होती है ये कुछ सर्टेन लिमिट यानी कि फिक्स लिमिट तक के ही आई लेंस को है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर पाती है, यानी कि उन पे प्रेशर डाल करके उनको सिकुड़ने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आपको कोई दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है तो आप क्या करते हैं, अपने आंखों को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें दबाने से होता ही है कि जो आपके आंखों में जो सीलियरी मसल्स होती है वो उस आई लेंस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, सिकुड़ाने की कोशिश करती है, जिससे कि दूर रखी हुई चीज आपको क्लियरली दिखाई दे सके। लेकिन जब कोई चीज 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा पास में रखी हुई है आपके आंख के, तो उस केस में आप कितना ही कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश कीजिए, एक लिमिट तक के उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, सिकुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो इसलिए आपने कभी ध्यान दिए होंगे अगर तो 25 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा पास में कोई चीज आप रखते हो, अपने आंख के सामने रखते हो, तो आपको वो ब्लरी यानी कि धुंधली दिखाई देगी, क्लियरली नहीं दिखाई देगी। अगर आपने ऐसा ट्राई नहीं किए तो आप अभी भी ट्राई करके देख सकते हैं, एक पेंसिल वगैरह लेके देख सकते हैं, उसको आप आंख के पास में रखिए तो आपको ब्लर धुंधली दिखाई देगी, क्लियरली नहीं दिखाई देगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सीलियरी मसल्स होती है वो आई लेंस को एक हद तक के ही उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है, सिकुड़ा सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यही रीजन है कि 25 सेंटीमीटर से पास में रखी हुई चीजों को हमारी जो नॉर्मल आईज होती है उसको देख नहीं सकती है क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो करंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है उसको आपको डिफाइन करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज उसके अपॉन में रहता है टाइम, राइट। तो अगर हम इसी फॉर्मूले से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की एसेंट होती है एम्पियर, तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे 1 एम्पियर रखेंगे। वहीं पे अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो उसकी एसेंट होती है कूलाम, तो यहाँ पे 1 कूलाम पुट करेंगे। 1 पुट करने का रीजन ये है कि हमको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है, तो सभी को हम 1 कंसीडर करेंगे। वहीं पे अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम की एसाइनमेंट होती है सेकेंड, तो यहाँ पे 1 सेकेंड रखेंगे। तो इसी का यूज करके हमको 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है। तो हम बोलेंगे कि जो 1 एम्पियर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि 1 सेकेंड में, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 सेकेंड है, ओके। तो 1 सेकेंड में जब किसी वायर में से कुछ चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं और ये चार्ज अगर 1 कूलाम है, ओके, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उस इलेक्ट्रिक करंट में 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रही है। तो इन समरी हम यही बोलेंगे स्टूडेंट्स कि अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर या कंडक्टर में से 1 सेकेंड तक अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस केस में हम इसको बोलेंगे कि उस वायर में से 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 के और में बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, कि उसके अंदर आते हैं। ओके, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स चार्ज वाली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला देखे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसमें हमने देखे थे Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो ये Q है ये होता है चार्ज, ओके। N क्या है, N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E बताता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -19। ये आपको याद होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हमको सिंपली फाइंड करना है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे क्योंकि मेरे को ये फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगा। एंड सिंपली इनके बीच में कुछ भी नहीं है, एन और ई के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब ये ई उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, यही होगा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 कूलाम चार्ज बोल रहा है, राइट, कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली चार्ज की जगह रखेंगे 1, ओके, बिकॉज 1 कूलाम चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम सिंपली पुट कर देंगे, दैट इज
1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ दैट इज -19। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है क्या? अब देखिए इसके आगे क्या होगा। जब ये 10 पर -19 की पावर बात करते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 19, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर से अपॉन से जब कोई चीज ऊपर जाती है तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा इसके आगे 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 19 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 1 को डिवाइड करना है 1.6 से। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 के बाद 0 आ जाएगा। तो 10 को डिवाइड करना है हमको बेसिकली 16 से। जैसे ही हम 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.625। ओके, एंड बाजू में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 19। राइट, तो अब लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हमको किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना है तो पॉइंट जो है बेसिकली ये नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए, यानी कि पहला डिजिट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो पॉइंट को जब मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पॉइंट एक राइट डिजिट पे मूव किया है, तो जब भी पॉइंट राइट डिजिट पे मूव करे तो 10 की जो पावर है वो कम हो जाती है। ओके, क्योंकि एक प्लेस हमने मूव किए तो जो 10 पर पावर है वो भी एक नंबर से कम हो जाएगी, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ ये हो जाएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका वो फाइनल आंसर है कि एक कूलम चार्ज के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 18। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज के पास। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टेट कीजिए, यानी कि बताइए कि फ्लेमिंग्स कौन थे। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है। तो फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड के ऊपर उन्होंने एक रूल दिए थे, नियम दिए थे, वो क्या है यहाँ पे बताने के लिए बोला गया है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इस टॉपिक का मतलब है साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था जो कि लेफ्ट हैंड का यूज करके हम अप्लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये कंडक्टर जो है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बना देता है। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी एक मैग्नेट को रख देते हैं तो उस केस में इस मैग्नेट के ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक फोर्स काम करने लगता है। तो इसी फोर्स की डायरेक्शन को अगर हमको पता करना है तो उसी के लिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। यानी कि देखिए, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से y एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, तो हमें मानना है कि x एक्सिस के अलोंग क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी, तब जाकर के ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे काम करते हैं। तो उस केस में उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स काम करने वाला है ये फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के मतलब किन दोनों के, इलेक्ट्रिक करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के ही 90 डिग्री पे वो बनने वाला है। तो यानी कि उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको z एक्सिस से रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो उस केस में ये जो 3 डायरेक्शंस हमको देखने को मिल रही है, इन्हीं 3 डायरेक्शंस के लिए इलुस्ट्रेट किया गया है, दिखाया गया है एक सिंपल सा रूल, जिसके कारण हम उस फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी को बोला गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये एग्जैक्टली होता क्या, चलिए इसको भी समझते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हैंड का यूज करेंगे जो कि लेफ्ट हैंड है, ओके, बिकॉज ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन कैसे, ये एक मिडिल फिंगर है, ये एक 4 फिंगर है और ये थंब है। इसको इस तरीके से फैलाया गया है कि ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री बनने चाहिए, ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो तीनों में ही यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर आप हाथ को इस तरीके से फैलाएंगे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ रियल हैंड में, तो इस तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों ही जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वही चीज हमने पढ़े थे यहाँ पे, एक बार फिर से मैं रिकेप करा दूं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे एक डायरेक्शन करंट के लिए है, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एंड इसके अलावा
जो तीसरी डायरेक्शन है वो फोर्स के लिए और वो परपेंडिकुलर है इन दोनों की, यानी कि तीनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे काम कर रही है। तो इसी को बोला गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये काम कैसे करता है उसको भी समझते हैं। तो अगर इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं हमारे हाथ को इस तरीके से कि एक थंब यानी कि ये अंगूठा, एक फोर फिंगर जिसको हम फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं यानी कि ये वाली फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है जो कि ये वाली है, इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे कि तीनों ही लेफ्ट हैंड के होने चाहिए पहली बात, और ये एक दूसरे के साथ यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे स्ट्रेच होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फोर फिंगर है, जो पहली फिंगर है, ये इंडिकेट करती है, बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फिंगर से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेंगे। उसके बाद जो मिडिल फिंगर है जो कि ये वाली है, ये उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो मिडिल फिंगर क्या बताती है, ये इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन को। तो उस केस में जो हमारा थंब है वो बाय डिफॉल्ट किधर पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में। और क्योंकि जहां पे फोर्स लग रहा है उधर क्या होगा, उधर होगा मोशन। तो उस केस में मोशन थंब के डायरेक्शन में मूव करता है। जो हमने अभी देखे थे लेफ्ट डायरेक्शन में कभी मूव करता है, कभी राइट डायरेक्शन में करता है। तो ये कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि पहले केस में क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस बी से ए की तरफ था, इधर था इट मींस, तो उस केस में क्या हुआ था कि ये जो रॉड थी वो लेफ्ट साइड पे सरक गई थी। अभी कैसे भी, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, मान लेते हैं हॉर्स शू है, आई मीन हॉर्स शू मैग्नेट है, और यहाँ पे ये एक एल्यूमिनियम की रॉड है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन इधर से इधर हो रही है, यानी कि बी से ए की तरफ हो रही है। तो उस केस में क्या हुआ था, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया गया तो उस केस में ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है ये लेफ्ट साइड पे सरक जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अभी कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फोर फिंगर राइट, तो डाउन टू अपवर्ड साइड, नीचे से ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन किधर थी, बी से ए की तरफ, यानी कि आप जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें स्क्रीन में डाउन से अप के साइड। तो उस केस में देखिए ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो दिखा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन हो गया, करंट की डायरेक्शन में हो गया। तो अंगूठा किधर दिख रहा है आपको, थंब किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे। यही रीजन है कि ये लेफ्ट साइड पे मूव हो जाती है एल्यूमिनियम की रॉड। क्लियर है। इसी का अगर अपोजिट केस लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो जाए, ओके, अभी कैसे होगा चलिए वापस दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा, फोर फिंगर ऊपर ही रहेगी। अब देखिए आपका थंब किधर है, थंब है राइट साइड पे। तो यही रीजन था जो ये एल्यूमिनियम की रॉड थी ये राइट साइड पे मूव करने लग जाती है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। तो बस यही तरीका था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसको याद करने का भी तरीका चाहिए तो इसका शॉर्टकट है फादर मदर चाइल्ड। एफ यानी होता है फोर्स, एम यानी होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सी यानी होता है करंट। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भूलना नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। फोर्स और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है बिकॉज हम 3 डायमेंशन में इसको शो नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने हैंड में दिखाए थे, पर क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में 3D को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमने अभी आपको बाय हैंड करके दिखाए थे तो समझ में आ गया होगा। और फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 के और में बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने जनरली अपने घरों में सुने होंगे कि फ्यूज उड़ गया है, हम उसी फ्यूज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्यूज क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, बचाने का काम करता है आपके सर्किट्स को और आपके डिवाइसेस को जो कि आपके घरों में लगे होते हैं। सर्किट यानी कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उसको हम बोल सकते हैं सर्किट्स। और अप्लायंसेस यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि हो गया फ्रिज, गीजर, हीटर, टीवी, ये सब हो गए अप्लायंसेस डिवाइसेस जो कि आप घरों में यूज करते हैं। तो इन अप्लायंसेस को और सर्किट को बचाने का काम कौन करता है, फ्यूज करता है। और ये कैसे करता है, जब भी सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लग जाता है, या फिर कोई डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है,
तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। और उसमें होता ये जब ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो इस फ्यूज के अंदर एक पतली सी वायर लगी होती है, वो खुद पिघल जाती है, अपना बलिदान कर देती है, लेकिन उस बोर्ड को, इलेक्ट्रिक बोर्ड को यानी कि सर्किट को और उन अप्लायंसेस को वो प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है। तो एक तरह से आप इसको चौकीदार बोल सकते हैं, जो कि आपके घरों में लगे हुए सब डिवाइसेस की चौकीदारी करती है, उनको नुकसान होने से बचाती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज अपनी वायर को पिघला करके बाकी सबको बचा लेती है, इसका मतलब यही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसको हम हमेशा कनेक्ट करते हैं सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में लगाने से होगा ये कि जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो उस केस में ये खुद पिघल जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी और इलेक्ट्रिक करंट आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूज के अंदर एक पतली सी वायर लगी होती है और वो पिघल जाती है। वो इसलिए पिघल पाती है क्योंकि उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। जैसे ही अगर एक प्री डिफाइंड पहले से फिक्स जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, अगर उसमें से जैसे ही ज्यादा होती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और खुद पिघल जाती है और पूरे सर्किट को ब्रेक कर देती है, इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने से रोक देती है। तो बात आती है कि जैसे ही पिघल जाती है तो ये वायर बनी किस चीज की होती है? तो ये जो वायर है वो मेटल्स की बनी होती है या फिर मेटल के कुछ एलॉयस की बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एलॉयस क्या होता है, मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एलॉयस। तो यहाँ पे जो वायर बनी होती है वो या तो टिन की बनी होती है, टिन के मेटल की बनी होती है, या फिर टिन के एलॉय की, कॉपर की, या फिर एल्यूमिनियम की, या फिर लीड की। ये सारी मेटल्स के नाम है। इन मेटल्स के एलॉयस से बनी होती है वायर। कई बार डायरेक्टली इन वायर्स को भी यूज किया जाता है फ्यूज के अंदर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने जाऊं तो मैं यही बोलूंगा। तो बेसिकली पहले से जो डिफाइन होती है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से फ्लो होगी, जो स्पेसिफाइड होती है, पहले से पता होती है। तो अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर उस सर्किट में से फ्लो करती है तो उस केस में इस फ्यूज वायर का, जो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर लगी हुई है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये जो फ्यूज वायर है ये पिघल जाती है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट आगे फिर उस सर्किट में फ्लो नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सर्किट को और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यानी क्या, इज यानी है, इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम क्या है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो आंसर में बोला गया है एक ऐसा सिस्टम जो कि क्रिएट हो जाता है, बन जाता है और डेवलप हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें जान होती है और नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो एक संबंध होता है उसकी वजह से एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? इकोसिस्टम। अब यहाँ पे समझिए, लिविंग थिंग्स क्या होता है? कोई भी इंसान हो गया, जानवर हो गया, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, प्राणी हो गया। नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या आता है? हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सनलाइट हो गया, सूरज की किरणें हो गई। तो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में गहरा संबंध होता है और ये दोनों एक साथ मिल करके जो सिस्टम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 के और में बोला गया है गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है गिव यानी कि देना है, एग्जाम्पल बताना है किस चीज का? नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल यानी कि जो भगवान के द्वारा या खुद ही बना हुआ एक सिस्टम है, इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम का हमको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसके पहले कि हम इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उनका एक संबंध होता है और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इकोसिस्टम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नेचुरल इकोसिस्टम का हमको एग्जाम्पल देना है। नेचुरल यानी कि जो खुद ही बना हुआ है, इंसान ने नहीं बनाया है, यानी कि भगवान की देन है। भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, इकोसिस्टम बनाया है, उसके हमको एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, पॉन्ड्स यानी तालाब हो गए, लेक्स यानी कि झील हो गए, सी यानी समुद्र हो गए, ओशन यानी कि महासागर हो गए, रिवर्स यानी कि नदियाँ हो गई। ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके?
नेचुरल इकोसिस्टम के, क्योंकि ना जंगलों को हमने बनाया है, ना तालाबों को हमने बनाया है, ना झीलों को हमने बनाया है, ना समुद्र को हमने बनाया है, ना महासागरों को बनाया है, ना ही नदियों को हमने बनाया है, ये खुद ही बने हैं। तो जो खुद ही बने हुए हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। जैसे एग्जांपल मैं एक समझा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे नदियों में आप कैसे बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों है। नॉन लिविंग थिंग क्या है नदियों में? पानी। लेकिन उसके अंदर क्या है? मछली हो गए या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिल करके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के जो एग्जाम्पल है वो यही है, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, रिवर्स एक्सेट्रा, हर वो चीज़ जो खुद बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिल सके इस टाइप की और वीडियोस लाने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।